हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर। दोस्तों, कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते हुए पिछले 2 दिनों से चैनल पर कोई क्लास नहीं आ पाई है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। दोस्तों, आगे की क्लास रेगुलर होंगी और आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री में धातु और उसके यौगिक। दोस्तों, इस टॉपिक में हम धातु और उसके अयस्क और यौगिकों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज का MCQ सेशन शुरू करने से पहले इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम नज़र डाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं धातुओं की, तो धातु क्या होते हैं? वो सभी जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाते हैं, धातु कहलाते हैं। इसका एक अपवाद है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इसका अपवाद क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन, देखिए, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 1 होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी एक एक ही होती है। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग सकता क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये त्यागता नहीं है। ये अपना पेयर दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेकर पूरे करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ना त्यागते हुए भी ये क्या है? धातु है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धातुओं में। जो सामान्य धातु होते हैं उनमें चमक होती है, ये आघातवर्धे होते हैं। आघातवर्धे मतलब अगर हम इन पर कोई चोट या हथौड़े की चोट पहुंचाते हैं तो ये इनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और तन्य होते हैं। तन्य मतलब इनको खींचने पर इनके तार खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये विद्युत और उष्मा दोनों के अच्छे सुचालक होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं धातु अयस्क क्या होते हैं। देखिए, अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से और कम खर्च पर प्राप्त किया जा सकता है, वो अयस्क कहलाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं धातु क्रम क्या होता है। देखिए दोस्तों, अयस्कों से धातु का निष्कासन और शुद्धिकरण की प्रक्रिया जो होती है उसे हम धातु क्रम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कुछ एक इम्पोर्टेंट धातु और उनके अयस्क हम देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में रिपीटेडली पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं हम। देखिए, तांबे की अगर हम बात करते हैं तो तांबा या कॉपर हम बोलते हैं। इसके अयस्क, इंपॉर्टेंट अयस्क हैं क्यूपराइट, नेक्स्ट कॉपर पायराइट और कॉपर ग्लास। ठीक है दोस्तों, तो ये तांबे के अयस्क हैं हमारे हमारे दोस्तों, क्यूपराइट और कॉपर पायराइट दोनों अलग अलग हैं। इन्हें एक बार समझने की गलती मत करना, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है, अगर हम बात करते हैं Fe या लोहा या आयरन या फेरस भी बोलते हैं इसको, तो इसके हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और आयरन पायराइट और लिमोनाइट। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे किसके हैं? ये लोहे के या फेरस के अयस्क हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एल्यूमिनियम के। तो एल्यूमिनियम के बॉक्साइट है, मोस्ट इंपोर्टेंट बॉक्साइट है, क्रायोलाइट है, एल्यूनाइट है और कोरेंडम है। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे एल्यूमिनियम के अयस्क हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिल्वर या एजी के अयस्क। रूबी सिल्वर, पायरा गायराइट और हॉर्न सिल्वर। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे के सारे किसके हैं? सिल्वर के अयस्क हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रिपीटेडली पूछे जाने वाले अयस्क मैंने लिखवाए हैं यहाँ, तो इनको ध्यान से पढ़ना। सोना की अगर या एयू की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड के होते हैं काल्वेराइट और सिल्वेनाइट। ठीक है दोस्तों, देखिए सिल्वेनाइट जो होता है वो सिल्वर का भी होता है और सोना का भी होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर मोस्टली जो ज़्यादा यूज़ किया जाता है सिल्वेनाइट, वो सोना निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, नेक्स्ट है पोटेशियम। पोटेशियम के अयस्क हैं कार्नेलाइट और नाइटर। ठीक है, कार्नेलाइट और नाइटर ये पोटेशियम के हैं। मैग्नीशियम की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नीशियम के डोलोमाइट, कार्नेलाइट और मैग्नेसाइट। ठीक है, ये किसके हैं? ये मैग्नीशियम के हैं। सोडियम की हम बात कर लेते हैं तो सोडियम के अयस्क में बोरेक्स, ट्रोना और साधारण नमक आते हैं। ठीक है, सोडियम NaCl होता है साधारण नमक, तो इसमें भी क्या होता है? सोडियम मिलता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूरेनियम। यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो यूरेनियम के कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड। ठीक है दोस्तों, कार्नेटाइट और पिंच ब्लेड किसके हैं? यूरेनियम के। दोस्तों, यूरेनियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी, और मैडम क्यूरी ने भी पिंच ब्लेड से ही यूरेनियम की खोज की थी। ठीक है, तो ये याद रखना, यूरेनियम का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पिंच ब्लेड है अयस्क। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जिंक की। तो जिंक की अगर हम बात करते हैं तो जिंक ब्लेंड मोस्टली यूज होता है, कैलेमाइन और जिंकाइट। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला अयस्क है जिंक ब्लेंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है, पारा या Hg जो होता है इसका अयस्क होता है सिनेबार। ठीक है, सीधा सीधा कई बार रिपीट हुआ है, सिनेबार किसका अयस्क है? तो दोस्तों पारा का है। ठीक है, और इसी प्रकार गैलेना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गैलेना किसका होता है? लेड का। ठीक है, या लेड का अयस्क क्या होता है? गैलेना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैल्शियम के अयस्क। दोस्तों, कैल्शियम के अयस्क होते हैं डोलोमाइट। डोलोमाइट कैल्शियम का भी अयस्क होता है, डोलोमाइट मैंने मैग्नीशियम का भी बताया था। ठीक है दोस्तों, तो दोनों दोनों का अयस्क होता है ये। जिप्सम, सिलिकेट और कैल्साइट। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके हैं? ये सारे के सारे कैल्शियम के हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं निकिल। निकिल की जो अयस्क है वो मिलेराइट होता है।
ठीक है। तो दोस्तों ये कुछ एक मैंने इंपॉर्टेंट लिखवाए थे, ये सारे के सारे आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मिश्र धातुओं की। दोस्तों मिश्र धातु जो होते हैं और उनके घटक, कौन सी मिश्र धातु किस 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 घटकों से मिलकर बनी होती है, ये हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, कांसा जो ब्रॉन्ज होता है, ठीक है, जिसके मेडल भी बनाए जाते हैं, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, और उसके बाद कौन सा मेडल आता है, ब्रॉन्ज या कांसा जो होता है, उसमें घटक जो होते हैं वो तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। ठीक है दोस्तों, तांबा और टिन। इसमें तांबा 75 से 90% तक हो सकता है और बाकी बचा हुआ 25 से 10% क्या होगा, टिन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीतल। पीतल या ब्रास की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों ब्रास में तांबा होता है और जिंक होता है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि कांसा में तो तांबा और टिन होता है और पीतल में तांबा और जिंक होता है। ठीक है, 60 से 80% तांबा होता है और 40 से 20% जिंक होता है बचा हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जर्मन सिल्वर। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। जर्मन सिल्वर में पूछा जाता है, दे देगा ऑप्शन में, दे देगा कि जर्मन सिल्वर में क्या नहीं पाया जाता है। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन देगा, तांबा, जिंक, निकेल और सिल्वर भी देगा साथ में। तो हमें क्या लगेगा, जर्मन सिल्वर है तो हम इसमें लगाएंगे कि सिल्वर तो जरूर पाया जाएगा, तो इनमें से कोई एक लगा देंगे और आंसर हो जाएगा हमारा गलत। तो दोस्तों जैसा कि इसका नाम है जर्मन सिल्वर, तो इसमें सिल्वर जैसा कोई चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, इसमें कौन कौन से घटक होते हैं, तांबा होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। ठीक है, तो ये जर्मन सिल्वर के घटक होते हैं। गन मेटल की अगर हम बात कर लेते हैं तो गन मेटल में तांबा, जिंक और टिन होता है। ठीक है दोस्तों, जर्मन सिल्वर के से अलग क्या करता है इसको, निकेल। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है और इसमें टिन होता है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है इसमें भी। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सोल्डर। सोल्डर जो होता है, जो सोल्डरिंग आयरन में यूज़ किया जाता है, उसमें लेड और टिन होता है। ठीक है, लेड और टिन। इस्पात की अगर हम बात करते हैं स्टील की, तो उसमें लोहा और कार्बन होता है। ठीक है, लोहा और कार्बन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेनलेस स्टील की। तो स्टेनलेस स्टील में और मिलाया जाता है, लोहा कार्बन के अलावा क्रोमियम और निकेल भी मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है इसमें लोहा और कार्बन के अलावा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है दोस्तों, हीटर में यूज किया जाने वाला जो तार होता है, उसमें निकिल, क्रोमियम और आयरन होता है। ठीक है दोस्तों, निकिल, क्रोमियम और आयरन। देखिए दोस्तों, नाई, नाई से निकिल, क्रो से क्रोम और आयरन होता है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे मिश्र धातु, ये हमने पढ़े। ठीक है, ये हमने इस चैप्टर के डिटेल हमने कुछ देख ली हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना एमसीक्यू सेशन, और बाकी सारी चीज़ें हम क्वेश्चन में साथ साथ के डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, फर्स्ट एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो दोस्तों धातु वैसे तो हार्ड होती है, लेकिन अगर हम चाकू से काटने वाली धातु की बात करते हैं तो सोडियम होती है। ठीक है दोस्तों, सोडियम एक नरम धातु होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सोडियम का संग्रहण किसमें करना चाहिए। दोस्तों सोडियम क्योंकि एक बहुत ही क्रियाशील धातु होती है, और क्योंकि ये वायु की नमी के साथ भी क्रिया कर लेती है, तो इसलिए इसे हम खुले में भी नहीं रख सकते, और पानी के साथ तो ये जली जाती है। तो दोस्तों इसे मिट्टी के तेल में हमें रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए, मिट्टी के तेल में करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम के टुकड़े को यदि पानी में डाला जाता है तो वह, देखिए दोस्तों, सोडियम के टुकड़े को अगर हम पानी में डालेंगे तो वह जलेगा, लेकिन तैरता हुआ जलेगा। ठीक है, ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है इसके में। मैंने अपनी जो लैब थी, केमिस्ट्री लैब, उसमें पानी में ही डाल दिया था, और काफ़ी बड़ा टुकड़ा मैंने डाल दिया था, तो काफ़ी तेज उसमें आग लगी थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंप में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों पीले लैंपों में सोडियम का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बोरेक्स लवण। बोरेक्स लवण के रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों बोरेक्स लवण का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7 10H2O। ठीक है, ये बोरेक्स लवण का सूत्र है। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं Na2SO4, ये होता है सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट हम देखते हैं Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, और NaHCO3 क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट ये होता है धावन सोडा जिसे हम बोलते हैं, और NaHCO3 होता है हमारा बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, ये बेकिंग सोडा होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम किसका मिश्रण होता है, तो दोस्तों सोडा लाइम होता है हमारा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये देख लेते हैं Na2CO3। Na2CO3 क्या होता है, अभी मैंने बताया, ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट होता है, और सोडियम कार्बोनेट में अगर हम जल 10H2 ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाता है, धावन सोडा बन जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और NaOH की अगर हम बात करते हैं तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, कास्टिक सोडा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं
धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों धावन सोडा का रासायनिक सूत्र अभी बताया था, क्या होता है? Na2CO3 10H2O, Na2CO3 10H2O, सोडियम कार्बोनेट होता है, इसे सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों कास्टिक सोडा का अभी बताया था NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे। NaCl क्या होता है? नमक होता है। NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, धावन सॉरी खाने का सोडा होता है। और Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट। लेकिन इसमें अगर हम जल ऐड करते हैं तब बनेगा हमारा धावन सोडा। ठीक है, देखिए दोस्तों मैं एक ट्रिक बताता हूँ आपको। NaHCO3 इसे बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये है खाने का सोडा और ये है हमारा धावन सोडा। NaHCO3 ये है धावन सोडा। दोस्तों इनमें कन्फ्यूजन रहता है कि किस में एन एच आएगा, किस में मतलब जल आएगा, किस में नहीं आएगा। तो दोस्तों एच का मतलब क्या होता है? बाई। एच लगने से क्या बना? ये बाई बन गया NaHCO3। तो याद रखना कि घरों में खाना बनाने के लिए क्या कौन किसको लगाते हैं? बाई को लगाते हैं। तो इसलिए जिसमें बाई आएगा वो खाने का सोडा है, सोडियम बाइकार्बोनेट, और जिसमें नहीं आएगा वो धावन सोडा है। ठीक है, ये याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैंने आपको बताई है, इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र वही है, बेकिंग सोडा और खाने का सोडा एक ही बात होती है। तो क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, NaHCO3 होता है। ठीक है, और धावन सोडा का Na2CO3 10H2O। नेक्स्ट देख लेते हैं साधारण नमक का अणुसूत्र है। तो दोस्तों साधारण नमक का अणुसूत्र होता है NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको। NaNO3 होता है सोडियम नाइट्रेट, MgCl2 होता है मैग्नीशियम क्लोराइड, CaCl2 होता है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट धोने का सोडा का प्रचलित नाम है। तो दोस्तों धोने के सोडे का प्रचलित नाम क्या होता है? क्या होता है? बाइकार्बोनेट नहीं आता है, केवल कार्बोनेट होता है, सोडियम कार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करेंगे तो बाइकार्बोनेट क्या हो जाता है हमारा? ये हो जाता है बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? NaH होता है, NaOH, NaOH ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे हम क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री जल में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? कौन सा लवण सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो दोस्तों हालांकि समुद्री जल में मैग्नीशियम क्लोराइड भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मात्रा होती है वो सोडियम क्लोराइड की होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं साल्वे प्रक्रम। साल्वे प्रक्रम द्वारा औद्योगिक निर्माण किया जाता है। तो दोस्तों साल्वे प्रक्रम द्वारा किसका औद्योगिक निर्माण किया जाता है? इनमें से सोडियम कार्बोनेट्स का। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट्स का। अमोनिया की अगर हम बात करते हैं तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होती है हैबर विधि। ठीक है, हैबर विधि से उपयोग किया जाता है अमोनिया का। नेक्स्ट हम देखते हैं आयोडीकृत लवण में होता है। तो दोस्तों आयोडीकृत या लवण जो होता है, जिसे आयोडीन युक्त नमक बोलते हैं, उसमें कौन सा नमक मिलाया जाता है? तो दोस्तों इसमें मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, पोटेशियम आयोडाइड मिलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोटोग्राफी में स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो दोस्तों फोटोग्राफी में जो स्थायिकर के रूप में प्रयुक्त होता है रसायन वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट इज राइट आंसर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैग्नीशियम धातु का अयस्क है। तो दोस्तों मैग्नीशियम धातु के अयस्क की अगर हम बात करते हैं तो मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नलाइट और किसेराइट, ये सारे के सारे ही मैग्नीशियम धातु के अयस्क हैं। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम के ही हैं सारे सारे। मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नलाइट और किसेराइट, ये सारे के सारे किसके हैं? मैग्नीशियम धातु के अयस्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? देखिए दोस्तों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसका फॉर्मूला जो होता है MgOH का ट्वाइस होता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको बोलेंगे हम, MgOH का ट्वाइस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्लोरोफिल अणु में निम्न में से क्या मौजूद होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल की अगर हम बात करते हैं तो क्लोरोफिल में क्या मौजूद होता है? मैग्नीशियम, Mg मौजूद होता है। ठीक है, और अगर हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में Fe होगा हीमोग्लोबिन में। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रक्त स्त्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों रक्त स्त्राव को रोकने के लिए पोटास एलम का उपयोग किया जाता है, पोटास एलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बॉक्साइट अयस्क है। तो दोस्तों बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। लोहे की अगर हम बात कर लेते हैं तो लोहे का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये लोहे के होते हैं। अगर हम तांबे की बात कर लेते हैं तो कॉपर पायराइट, क्यूपराइट, ये सारे किसके होते हैं? तांबे के होते हैं। और सोने का अगर हम बात करते हैं तो सोने का होता है कैल्वेराइट। ठीक है, सोने का एस क्या होता है? कैल्वेराइट। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर बॉक्साइट की अगर बात करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं बॉक्साइट में एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है। तो दोस्तों बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है वो विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। ठीक है, विद्युत अपघटन द्वारा बॉक्साइट से एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है। तो दोस्तों अगर धातु की बात करते हैं तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम मिलता है, उसके बाद क्या मिलता है, आयरन मिलता है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन सी धातु प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए एल्यूमिनियम धातु प्रयोग की जाती है। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि हालांकि एल्यूमिनियम पृथ्वी में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी एल्यूमिनियम आयरन की अपेक्षा महंगा इसलिए होता है क्योंकि उसके जो निष्कर्षण की विधियां हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं। ठीक है, उसे निकालना थोड़ा आयरन के अपेक्षा मुश्किल होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सामान्य फिटकरी है। तो दोस्तों फिटकरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करेंगे, ये याद हो जाएगा। K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24H2O। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, निम्न में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक पाया जाता है। तो दोस्तों मानव की जो हड्डियां होती हैं वो किस किस चीज़ की बनी होती हैं, कैल्शियम होता है और फास्फोरस होता है, तो कैल्शियम फास्फेट की बनी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी की अगर हम बात करते हैं तो पीओपी का जो रासायनिक सूत्र है वो है 2CaSO4H2O। ठीक है दोस्तों, 2CaSO4H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता कैसे है, जिप्सम से। अगर जिप्सम का अगर पानी सुखा दिया जाता है या जिप्सम से पानी निकाल दिया जाता है, कुछ ही पानी बचता है, तो उसे पीओपी बोलते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए जिप्सम का और इसका रासायनिक सूत्र थोड़ा थोड़ा सेम ही होता है। तो जिप्सम का होता है ये CaSO4 2H2। ठीक है दोस्तों, यहाँ दो हाइड्रोजन के दो अणु हैं, और यहाँ अगर हम देखते हैं तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं। देखिए यहाँ यहाँ दो लगा हुआ है पहले, तो इसलिए पूरा का पूरा ही पूरे के साथ गुणा होती है दो की। ठीक है, तो अगर हम इस दो को यहाँ से हटाएं, उसके इक्वल करते हैं, बराबर करते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा वहाँ, तो हाफ H2 होता है। ठीक है दोस्तों, हम इसे CaSO4 हाफ H2O भी बोल सकते हैं। तो यहाँ हाइड्रोजन के दो अणु हैं और यहाँ हाइड्रोजन का कितने अणु हैं, वो सॉरी जल के कितने अणु हैं, यहाँ आधा अणु है। ठीक है, तो जिप्सम से जब पानी सुखा दिया जाता है तो उसे तब बनता है पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संगमरमर है। तो संगमरमर क्या होता है दोस्तों, संगमरमर की अगर हम बात करते हैं तो CaCO3 होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। विरंजक चूर्ण क्या है। तो दोस्तों विरंजक चूर्ण का होता है CaOCl2। ठीक है दोस्तों, CaOCl2 होता है विरंजक चूर्ण का, बी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डॉक्टर, चित्रकार, शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। तो दोस्तों डॉक्टर जो प्लास्टर वगैरह करने में यूज़ करते हैं उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम सल्फेट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहा सबसे ज़्यादा मिलता है हरी सब्जियों में। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा हरी सब्जियों में, जैसे पालक होता है तो उनमें क्या मिलता है, लोहा सबसे ज़्यादा मिलता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक लोहे का अयस्क है। तो दोस्तों लोहे का अयस्क इनमें से हेमेटाइट है। ठीक है, हेमेटाइट है लोहे का अयस्क, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का है, सिनेबार की अगर हम बात करते हैं तो सिनेबार पारा का है, और लाइमस्टोन किसका होता है दोस्तों, लाइमस्टोन होता है कैल्शियम का। ठीक है, हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है, लोहा होता है, Fe या लोहा आयरन होता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित। निम्न में से कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है। दोस्तों अमलगम की अगर हम बात करते हैं तो अमलगम क्या होता है, अमलगम होता है पारे का धातुओं के साथ मिश्रण। ठीक है, कुछ विशेष धातुओं के साथ मिश्रण करके अमलगम बनता है। लेकिन दोस्तों यहाँ हम बात कर देते हैं तो सोडियम के साथ बन जाता है, पोटेशियम के साथ भी बनता है अमलगम, और तांबे के साथ भी पारे को मिलाने पर अमलगम बनता है, लेकिन लोहे के साथ मिलाने पर नहीं बनता। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। एनीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है। तो दोस्तों एनीमिया रोग लोहे की कमी के कारण होता है, या आयरन की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है। तो दोस्तों पहला सबसे ज़्यादा धातु पाया जाता है एल्यूमिनियम, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो वो लोहा है। एल्यूमिनियम के बाद कौन सा है, लोहा है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है। तो दोस्तों लोहे में जंग लगने के बाद जो पदार्थ बनता है वो फेरिक और फेरस दोनों होते हैं, फेरिक और फेरस ऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में दोनों की आवश्यकता होती है। तो वायु में किन दोनों की आवश्यकता होती है, वायु में होती है ऑक्सीजन और नमी दोनों की। ठीक है, जहाँ लोहे के साथ ऑक्सीजन और नमी मिलेगी वहाँ क्या बन जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, जंग का रासायनिक संगठन क्या है। तो दोस्तों जंग का रासायनिक संगठन होता है Fe2O3 फेरस ऑक्साइड और XH2O। ठीक है, इसमें नमी भी होती है, तो H2O। लोहे का शुद्धतम रूप है। तो दोस्तों लोहे का शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। ठीक है दोस्तों, पिटवा लोहा शुद्धतम रूप होता है क्योंकि इसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा पाई जाती है। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए
लोहे के साथ कौन सी धातु उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम धातु को मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, क्रोमियम धातु को। कार्बन मिलाया जाता है स्टील बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों अगर हमें स्टेनलेस स्टील बनाना होता है तो उसमें हम क्रोमियम को ऐड करते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? तो दोस्तों सर्वाधिक प्रत्यास्थ की अगर बात, प्रत्यास्थ क्या होता है? जिसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इलास्टिसिटी का जो गुण होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है इस्पात में। इस्पात में सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी होती है, रबड़ में नहीं होती। ठीक है, इस्पात होगा इसका आंसर। रबड़ में होती है लेकिन रबड़ में सबसे ज़्यादा नहीं होती, इस्पात में सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरा कसीस। ठीक है दोस्तों, हरा कसीस या इसे हरा थोता या ग्रीन विट्रियो बोलते हैं। ग्रीन विट्रियो का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe। याद रखना, हरा थोता फेरस से बनता है, आयरन से। तो FeSO4 7H2O जो होता है वो हमारा हरा कसीस होता है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था? तो दोस्तों मानव ने सर्वप्रथम बात करते हैं तो तांबे का उपयोग किया था। ठीक है दोस्तों, तांबे का, लोहे का नहीं किया था, तांबे का किया था। कांसा मिश्रित धातु है। तो दोस्तों कांसा की अगर हम बात करते हैं तो कांसा मिश्रित धातु होता है तांबे और टिन का। ठीक है दोस्तों, ब्रॉन्ज जो होता है वो तांबे और टिन से मिलकर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सोने के आभूषण बनाते समय कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो दोस्तों सोने के आभूषण बनाते समय सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तांबा मिलाया जाता है। मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों मानव शरीर में जब तांबे की वृद्धि हो जाती है तो विल्सन बीमारी होती है। ठीक है दोस्तों, विल्सन। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नीला थोता। नीला थोता की अगर हम बात करते हैं ब्लू विट्रॉयल। ब्लू विट्रॉयल क्या होता है? ब्लू विट्रॉयल में होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, कॉपर सल्फेट ये होता है ब्लू विट्रॉयल। नेक्स्ट हम देख लेते हैं वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें उपयोग किया जाता है कॉपर सल्फेट का। जस्ता धातु को मुख्यतः किस अयस्क से निकाला जाता है? तो दोस्तों जस्ता धातु का मुख्य अयस्क है जिंक ब्लेंड। ठीक है, जिंक ब्लेड से मुख्यतः निकाला जाता है, और बाकी ये सारे भी जिंक के ही क्या हैं? अयस्क हैं, लेकिन मुख्यतः जो मेन निकाला जाता है सबसे ज़्यादा वो जिंक ब्लेंड से निकाला जाता है। निम्न में धातुओं पर किसकी पर चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं? तो दोस्तों गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो धातुओं पर जस्ते की पर चढ़ाने को बोलते हैं। धान का खैरा रोग। दोस्तों धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण होता है। ठीक है, जस्ता या जिंक। सफ़ेद कसीस। दोस्तों सफ़ेद कसीस या वाइट विट्रॉयल इसको बोलते हैं। वाइट विट्रॉयल की अगर हम बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है Zn, जिंक से बनता है, जिंक सल्फेट होता है वाइट विट्रॉयल। ठीक है, तो ये सारे विट्रॉयल याद रखना। जो नीला थोता होता है वो कॉपर होता है, और जो हरा थोता होता है वो होता है फेरस। ठीक है, तो चलिए दोस्तों ये आज का लास्ट सवाल था। आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू दोस्तों।